हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिका में भारत की खुफिया एजेंसी RAW को बैन करने की गई है मांग। दोस्तों, चौंकाने वाली खबर आ रही है अमेरिका से। भारत की RAW के खिलाफ हो एक्शन, अमेरिका ने अल्पसंख्यकों पर दिया ज्ञान। क्या ट्रंप लगाएंगे भारतीय खुफिया एजेंसी पर प्रतिबंध? बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर। और अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप लगाते हैं RAW पर बैन, तब क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको बताएंगे अहम जानकारी। इसी बीच बताने वाले हैं जिन्ना लैंड यानी पाकिस्तान में हो रही है सनातन भजनों की गूंज, जिसमें दाढ़ी टोपी वाले भी दिखाई दिए हैं। दोस्तों, क्या वहां पर भी उनकी हो रही है घर वापसी? बताएंगे सबसे बड़ी खबर। इसी बीच बताएंगे भारत संग नेपाल के रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश, अब नेपाली PM ओली के बयान पर पार्टी ने दे दी सफाई। बताया भारत हमारा करीबी दोस्त। बताएंगे छोड़ी हुई तीर को वापस लेने की कोशिश कर रहा है नेपाल। दोस्तों, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा भाजपा का अध्यक्ष? 3 नाम सबसे टॉप पर चल रहे हैं दोस्तों, जिसमें दलित नेता बन सकता है भाजपा का अध्यक्ष। सबसे पहले बताएंगे एक से एक बड़ी जानकारी। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत की RAW एजेंसी अमेरिका में बिल्कुल भी बैन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और सभी लोग कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका में RAW पर तुरंत लगे प्रतिबंध जैसा उठाया गया है मांग। दोस्तों, कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ होता है बुरा व्यवहार। ट्रंप सरकार ने आखिर ये क्या कह दिया, बता दें। दुनिया भर के देशों के प्रवासियों को हथकड़ी पहनाकर आतंकवादियों की तरह मिलिट्री जहाजों में भेजने वाले अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता पर भारत को ज्ञान दिया है। भारतीय में अल्पसंख्यकों को लेकर नसीहत देने की कोशिश की। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने मंगलवार को भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर टिप्पणी की, जिसमें कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। अमेरिकी आयोग ने भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इसके लिए उसने सिख अलगाववादियों की कथित हत्या में भारतीय एजेंसी की संलिप्तता के बेबुनियाद आरोपों को आधार बनाया है। दोस्तों, रिपोर्ट में उस भारत की जासूसी एजेंसी के खिलाफ एक्शन की बात कही गई है, जिसके साथ वॉशिंगटन ने चीन की साझा चिंताओं को देखते हुए घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश की है। विश्लेषकों का कहना है कि वॉशिंगटन ने लंबे समय से नई दिल्ली को एशिया और अन्य जगहों पर चाइना के बढ़ते प्रभाव के प्रतिकार के रूप में देखा है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि अमेरिकी सरकार भारत की जासूसी संस्था RAW के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगी, क्योंकि पैनल की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाने की कोशिश की गई है, जिसमें कहा गया है कि 2024 में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव बढ़े हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी आरोप लगाया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी BJP पर ने पिछले साल के चुनाव में मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणास्पद बयानबाजी की और अफवाहों का प्रचार किया है। वैसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है, जो भारतीय सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने का कार्य करती है, क्या उस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW पर डोनाल्ड ट्रंप प्रतिबंध लगाएंगे? रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इसी सवाल के जवाब में कहा है कि इस बात की संभावना बहुत ज्यादा कम है कि अमेरिकी सरकार भारत की जासूसी संस्था RAW के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगी, क्योंकि पैनल की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है, RAW आतंकवाद, बाहरी खतरों और भारत की सुरक्षा से संबंधित अन्य मुद्दों पर निगरानी रखती है। ये विशेष रूप से पाकिस्तान, चाइना और अन्य पड़ोसी देशों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने में एक्टिव रहती है। RAW भारतीय विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, अब ऐसे में अमेरिकी आयोग की यह टिप्पणी भारत की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा संबंधित मामलों में दखल देने की भी कोशिश मानी जा सकती है, जो भारतीय सरकार के लिए विवादास्पद हो सकता है। अमेरिका के इस कदम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि खुद अमेरिका का इतिहास भी प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन से भरा पड़ा है। इस मुद्दे पर अब आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों? अब ऐसे में देखना यह होगा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को लेकर अपनी क्या राय देते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी खबर, अमेरिका जैसे देश में RAW पर बैन लगाने की जो कोशिश की जा रही है, एक तरीके से षड्यंत्र ही रचा जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की बड़ी कोशिश। अगर आप भी मानते हैं, भारत को भी इस पर आवाज उठानी चाहिए और इस मुद्दे पर अमेरिका को भी घेरना चाहिए, उन एजेंसियों को घेरना चाहिए जो ऐसी रिपोर्टें जारी कर रही हैं। तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अवश्य लाइक दबा दीजिएगा ताकि ये खबर उन एजेंसियों तक भी पहुंच सके और उनको करारा जवाब मिल सके। तो कमेंट
कमेंट में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर इतना ही नहीं, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। चाइना सबसे बड़ा खतरा है, यहां तक कि भारत का दुश्मन लश्कर तैयबा भी अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक, डेंजरस बताया गया है दोस्तों। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की नई रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की सेना के साथ साथ अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी के लिए भी चाइना बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इस रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि बीजिंग ताइवान पर कब्जा करने के लिए लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की वार्षिक रिपोर्ट में चाइना को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि चीन के पास अब इतनी ताकत है कि वो पारंपरिक हथियारों से कभी भी अमेरिका पर हमला कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका पर चीन कभी भी साइबर अटैक कर सकता है। चाइना के पास अब अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उसकी अंतरिक्ष क्षमताओं पर भी हमला करने की शक्ति आ चुकी है। इस रिपोर्ट में लश्कर तैयबा को भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए भी खतरा बताया गया है दोस्तों। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो साल 2030 तक अमेरिका को शीर्ष एआई शक्तिशाली देश होने की कोशिशें बेदखल कर सकता है। मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट में खतरे का आकलन करते हुए कहा गया है कि रशिया, ईरान, उत्तर कोरिया और चीन जानबूझकर अभियान चलाकर अमेरिका को चुनौती देना चाहता है ताकि उसे लाभ मिल सके। अगली और सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जिन्ना लैंड में हो रही है सनातन भजनों की गूंज। क्या टोपी दाढ़ी वालों की होने वाली है घर वापसी दोस्तों। मजहब के नाम पर नफरती बीज बोने वाले कठमुल्लों के लिए बड़ा सबक है वो ये कि जिस पाकिस्तान में बैठकर मंद बुद्धि कट्टरपंथी सनातन का मखौल उड़ाते रहते हैं और हिंदुओं के मूर्ति पूजन पर सवाल उठाते हैं, उसी पाकिस्तान से एक तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आई है जिसने ये साबित कर दिया है कि सनातन ही सत्य है, सनातन ही परम तत्व है। जी हाँ, वे समझ चुके हैं कि धर्म तो दुनिया में एक ही है और वो है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है बल्कि मत है, पंथ है, उपासना विधि है। सनातन धर्म आकाश की तरह है, सनातन धर्म वायु की तरह है, सनातन धर्म जल की तरह है, सनातन धर्म पृथ्वी की तरह है और सनातन धर्म सूर्य की तरह है। जी हाँ दोस्तों, खबर थोड़ी लंबी बेशक हो रही है, लेकिन हम जो आपको खबर बताने वाले हैं वाकई में आप खुश भी हो जाएंगे और चौंक भी जाएंगे दोस्तों। पाकिस्तान में बैठकर सनातन के खिलाफ जहर उगलने वाले जान ले की मां भटियानी के दिव्य दरबार में दाढ़ी टोपी वाले हाथ जोड़कर खड़े हैं, वो भी पाकिस्तान में दोस्तों। कैसे मंदिर में बजते घंटी घड़ियाल के साथ भजन गा रहे हैं, वो भी पूरे श्रद्धा भाव से। ऐसी तस्वीरों को देखकर पाकिस्तानी कठमुल्ले भड़क सकते हैं, लेकिन जो सत्य है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। सत्य यही है कि सनातन से ज्यादा विराट कुछ नहीं है। आज नहीं तो कल हर कोई सनातन की शरण में आएगा, जिस तरह ये पाकिस्तानी आए हैं दोस्तों। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई पूरी श्रद्धा से मां भटियानी के दरबार में न सिर्फ हाजिरी लगाए हुए हैं बल्कि भजन आरती गा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम मुल्क में जहां हिंदुओं को हिकारत की नजर से देखा जाता है, दरकिनार के नजर से देखा जाता है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, जबरन हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है। लिहाजा ऐसे मुल्क में अगर मुस्लिम हिंदू मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें, भजन कीर्तन करें तो ये देखकर हर कोई हैरान हो सकता है दोस्तों। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तानी मुसलमान सनातन की शरण में आ रहे हैं? क्या रमजान में पाकिस्तानी घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के शहर शहर में भगवा ध्वज लहराने वाला है? ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान के मुसलमान सीएम योगी जी के फॉलोवर बन चुके हैं। जो योगी जी कहते हैं पाकिस्तानी वही करते हैं। योगी जी का एक एक बयान पाकिस्तान में वायरल होता है दोस्तों। चंद रोज पहले योगी जी ने मंच से ऐलान किया था कि पूरी दुनिया भगवा धारण करेगी और सनातन को अपनाएगी। अब सनातन में डूबे पाकिस्तानियों की तस्वीर भी सामने आ गई। गौर करने वाली बात यह है कि मां भटियानी के मंदिर में भजन कीर्तन और आरती गाते मुसलमानों का वीडियो पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी ने पोस्ट किया है, वो भी जय माता दी लिखते हुए पावर ऑफ सनातन धर्म के हैशटैग के साथ। ऐसे में अब तो पाकिस्तान के जहरीले मौलाना, मौलवी और जिहादी सोच वाले कठमुल्लों की आंखें खुली रह जाएंगी। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में माजिसा धाम मौजूद है। इस हिंदू मंदिर में मुसलमान भी पूजा अर्चना करते हैं, हर रोज रानी भटियानी माता की आरती में शामिल होते हैं। दोस्तों अब इस खबर को सुनने के बाद आप लोग अपनी क्या राय देना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा, लेकिन इस बात पर वीडियो का शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि पावर ऑफ सनातन क्या है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत संग नेपाल के रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश। नेपाली पीएम ओली के बयान पर पार्टी ने दे दी अब सफाई। बताया भारत को करीबी दोस्त। दरअसल नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत के संबंध में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से जुड़ी बेबुनियाद और भ्रामक रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बैठक में भारत के खिलाफ उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी यूएमएल के विदेश मामले के विभाग ने एक बयान में कहा है कि वो घरेलू और विदेशी मीडिया के कुछ हलकों की हालिया बेबुनियाद और गुमराह करने वाली रिपोर्ट की निंदा करता है। बयान में आगे कहा गया है कि ये मनगढ़ंत रिपोर्ट कथित झूठा दावा करती है और कि माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 17 मार्च 2025 को सचिवालय की बैठक के दौरान भारत पर उन्हें पद से हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसके भी आगे इस झूठे कथानक में ये सुझाव दिया गया कि प्रधानमंत्री ने पूर्व महाराज ज्ञानेंद्र शाह की गिरफ्तारी की वकालत की थी। जी हाँ, अब ऐसे में सीपीएन यूएमएल के बयान में इन निराधार दावों को भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण बताया गया है, जिनका उद्देश्य जनता और नेपाल के नेतृत्व की छवि को गुमराह करना है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हाल ही में देश के अंदर तेज हुए राजशाही समर्थक आंदोलन के पीछे भारत का हाथ बताया था। अब ऐसे में मीडिया में ओली को लेकर चल रही इन खबरों को गलत बताया गया है। साथ ही साथ बता दें, चीन से पहले भारत आना चाहते थे मोहम्मद यूनुस। पीएम मोदी जी से की थी मुलाकात की कोशिश, दिल्ली से नहीं मिला कुछ भी भाव तो निकल पड़े बीजिंग की ओर। जी हाँ, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस आज से चीन के दौरे पर हैं, लेकिन वो चीन से पहले भारत की यात्रा करना चाहते थे। द हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यूनुस पहले दिल्ली आना चाहते थे और इसके लिए अनुरोध भेजा गया था, लेकिन भारत सरकार से कोई प्रतिक्रिया हाथ नहीं लगी। रिएक्शन न मिलने के बाद उन्होंने चीन का दौरा चुनने का फैसला किया। द हिंदू ने मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम के हवाले से इसकी जानकारी दी है। आलम ने कहा है कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस 26 मार्च से चीन की यात्रा कर रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से होगी। इस दौरान मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में चीनी निवेश के लिए बातचीत करेंगे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक आलम ने कहा कि हमने भारत की यात्रा को लेकर दिलचस्पी दिखाई थी। पिछले साल दिसंबर में ही भारतीय पक्ष से मुख्य सलाहकार प्रोफेसर यूनुस की भारत की द्विपक्षीय यात्रा के लिए कहा गया। ये उनकी चीन यात्रा का अंतिम रूप दिए जाने से कुछ हफ्ते पहले किया गया था। दुर्भाग्य से हमें कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस भारत के साथ मधुर द्विपक्षीय संबंध चाहते हैं। पिछले 4 महीने में यह दूसरी बार है जब चाइना किसी दक्षिण एशियाई नेता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी दिसंबर 2024 में चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। ऐसे में दोस्तों, क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही किया? यूनुस से ना मिलकर बताना मत भूलिएगा आप लोग, क्या सही फैसला लिया अपने भारत ने? जो भारत की खिलाफी करेगा उससे मिलकर कोई बेनिफिट्स है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत से हाथ मिलाकर भारत को ही काटने वाली बात होगी। ऐसे में मोदी जी के इस फैसले पर आप लोगों की राय तो बनती है दोस्तों। हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे, लाइक भी करेंगे दोस्तों, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, भारी मात्रा में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और पिछले वीडियोस पर काफी कमेंट किया आपने, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत में धड़ाधड़ तेजस फाइटर जेट बनने का रास्ता साफ। अमेरिका ने पहले जी इंजन की दी डिलीवरी, चीन पाकिस्तान को अब मिलेगा जवाब। दोस्तों, कई महीनों की देरी के बाद आखिरकार अमेरिकी कंपनी जी एरोस्पेस ने भारत को तेजस फाइटर जेट का इंजन सौंपा है। जी एरोस्पेस ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इसकी पुष्टि कर दी है। जी एरोस्पेस ने कहा है कि हम अपने मूल्यवान ग्राहक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को तेजस फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A फाइटर जेट के लिए 99 F404 IN-20 इंजनों में से पहला इंजन डिलीवर करने के लिए उत्साहित थे। ये HAL के साथ हमारे 40 साल के संबंधों और देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाते हुए अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को विकसित करके भारत की सेना के लिए एक मजबूत भविष्य सुनिश्चित करने की हमारी कोशिशों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है दोस्तों। साथ ही साथ बता दें, भारत की बढ़ती परमाणु और मिसाइल ताकत से खौफ में पाकिस्तान दुनिया से अब लगाई गुहार। चीन और उत्तर कोरिया की मदद से किलर मिसाइल बनाने वाले पाकिस्तानी अब भारत की बढ़ती सैन्य और परमाणु ताकत से खौफ में है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट को खास तौर पर भारत की मिसाइल ताकत का ज्यादा डर सता रहा है। पाकिस्तान के इस डर की मुख्य वजह भारत की MIRV तकनीक जैसे लेस अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, रशिया से मिला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और निर्माणाधीन हाइपरसोनिक मिसाइल है। पाकिस्तानी अब दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि वे भारत को इन ब्रह्मास्त्र का निर्माण करने से रोके, वो भी तब जब पाकिस्तान खुद चाइना की मदद से लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और परमाणु बमों का जखीरा बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान थिंक टैंक के प्रोफेसर डॉक्टर जफर खान ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में लिखे अपने लेख में कहा है कि भारत अपनी परंपरागत और परमाणु ताकत का आधुनिकीकरण कर रहा है। खान ने अमेरिका के बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट और सिप्री की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि भारत अपनी प्रतिरोधक ताकत को तेजी से न केवल बढ़ा रहा है बल्कि उसको आधुनिक भी बना रहा है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ऐसा प्रतिष्ठा, शक्ति प्रदर्शन, प्रभुत्व को बढ़ाने और युद्ध को जीतने के इरादे से कर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, ट्रंप ने पाकिस्तान, चीन और UAE समेत कई देशों को दिया तगड़ा झटका। 70 कंपनियों पर
लगा दिया बैन। क्या है वजह बता दें, अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान और चीन को एक बार फिर जोर का झटका दिया है। अमेरिका की वाणिज्य विभाग ने चीन, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों की 70 से अधिक कंपनियों को अपने व्यापार प्रतिबंध सूची में शामिल किया है। अमेरिका ने इसके पीछे की वजह राष्ट्रीय सुरक्षा बताई है। इससे पहले अप्रैल 2024 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान और चीनी कंपनियों पर बैन लगाया था। अमेरिका के मौजूदा एक्शन का उद्देश्य उन कंपनियों को टारगेट करना है जो अमेरिका के प्रतिस्पर्धियों जैसे चाइना, रशिया और ईरान के हथियार कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर रही है। प्रतिबंध लगाई जाने वाली कंपनियों में 6 चीनी कंपनियां शामिल है जो चाइना और ईरान की सैन्य क्षमताओं और मानव रहित हवाई वाहनों कार्यक्रमों में सहायता कर रही थी। इसके अलावा यूएई और मिस्र की 4 कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है जो अमेरिकी निर्मित पुर्जों का अधिग्रहण करके रशिया पर लगे प्रतिबंधों का दरकिनार कर रही थी। दोस्तों साथ ही साथ बता दें, उत्तर प्रदेश में कोई दलित नेता बनेगा भाजपा अध्यक्ष। चर्चा में 3 बड़े नाम, अखिलेश यादव के पीडीए की होगी काट। दोस्तों क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष इस बार कोई दलित बनेगा? भाजपा के निर्णय आमतौर पर पहले से खबरों में नहीं आते। अक्सर पार्टी अचानक ही फैसला लेती है और शीर्ष नेतृत्व के फैसले को नेताओं से लेकर काडर तक मंजूर किया जाता है। लेकिन यूपी में भाजपा अध्यक्ष को लेकर यही कयास है कि किसी दलित लीडर को कमान मिल सकती है। इसकी वजह है कि भाजपा को अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के नाम से घेर रहे हैं। ऐसे में भाजपा चाहती है कि किसी दलित लीडर को अध्यक्ष का पद देकर ऐसे नैरेटिव की काट की जाए। इसके लिए पार्टी ऐसे दलित नेता को मौका देना चाहती है जो आरएसएस और भाजपा का पुराना कार्यकर्ता हो और वैचारिक दृढ़ता रखता हो। ऐसे चेहरों के तौर पर फिलहाल 3 नेताओं के नाम चर्चा में है। कहा यह जा रहा है कि यदि पार्टी ने दलित कार्ड चला तो इनमें से ही किसी को मौका मिल सकता है और ये 3 नेता हैं विद्यासागर सोनकर, रामशंकर कठेरिया और राम सकल। जी हाँ, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में किसी भी दलित लीडर को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया था। ऐसे में इस बार यदि वो मौका देती है तो एक तरफ बसपा समर्थकों को लुभाने में सफलता पाएगी जो लंबे समय से कमजोर चल रही है और उसके वोट बैंक पर सपा की भी नजर है। इसके अलावा अखिलेश यादव के पीडीए वाले नैरेटिव का भी मुकाबला किया जा सकेगा जिसका नारा वो 2022 के चुनाव से ही देते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, बुलडोजर एक्शन पर उठे सवालों के बीच सीएम योगी जी ने 2 टूक देते हुए कह दिया कि जो जैसी भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी सरकार में 8 साल पूरे होने पर एएनआई को इंटरव्यू दिया जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने संभल लेकर मुसलमानों की सुरक्षा, औरंगजेब बाबर विवाद समेत कई मुद्दों का खुलकर जवाब दिया। यही नहीं, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर किए गए सवाल भी का जवाब दिया। सीएम ने साफ साफ कहा कि जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझना चाहिए। उन्होंने कहा जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है, जो स्वयं न्याय को कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। कोई हिंसक बनकर प्रहार करने आए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं होगा। अगर वो हिंसक बनकर आया है तो पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो करना ही होगा ना। साथ ही साथ दोस्तों, ये टीवी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। लगे हाथ इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।